बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वालाहु व बाद। हम लोग अभी भी वी आर स्टडीइंग द क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. Today we will study inshallah further study the logical criticism and the theological criticism and the mathematical criticism. ये तीन करेंगे और बाकी फिर हम बाद में करेंगे ताकि हम ज़्यादा बोझ ना अपने ऊपर रमज़ान की वजह से ज़्यादा बोझ ना करें. हमने लास्ट जो लेक्चर था वो इस बात के ऊपर शुरू किया था कि देयर इज अ लॉजिकल क्रिटिसिज्म टू अपॉन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज वेल. अच्छा, लॉजिकल क्रिटिसिज्म में हमने एक इबारत लिखी थी. हमने ये कहा था कि हाउ कुड समथिंग ग्रेटर इमर्ज फ्रॉम समथिंग लेसर. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर सोचा होगा. किसने सोचा है? सर सर्च करने की कोशिश की है लेकिन कुछ मिला ही नहीं. वो प्लेटो की कोई एक स्टेटमेंट निकलाती है कि समथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, इस तरह की. नहीं, सर्च नहीं करना था, मैंने कहा था सोचना था. थोड़ा सा तो सर सोचना है तो अकल थोड़ी सी बड़ी सिंपल सी बात है कि समथिंग ग्रेटर इमर्ज फ्रॉम समथिंग लेसर एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल फॉर्मूला है कि जो छोटी चीज होगी तो बड़ी चीज को किस तरीके से पैदा कर सकती है. हम लोग ये कहते हैं कि द वन फाक़िदु शै ला युअती, द वन हु हैज नथिंग कैन नॉट गिव एनीथिंग. ठीक है, लॉजिक का ये क्राइटेरिया है कि वन हु हैज नथिंग कैन नॉट गिव एनीथिंग. मेरी बात समझ आ रही है? यही बात एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में है कि एक चीज जो है एक इंतहाई सिंपलिस्टिक लाइफ है, वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स चीज कैसे दे सकती है? बिकॉज द सिंपलिस्टिक लाइफ इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी लेसर इन व्हाट इट कंटेन्स इन इटसेल्फ. और जो हम उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो एक इंतहाई सारा डाइवर्स लाइफ है. आपको ये बात पता है कि जो हमारी जो जिंदगी है उसके एक एक हिस्से के अंदर इतनी डाइवर्सिटी और इतनी कॉम्प्लेक्शन है कि आप सोच नहीं सकते. सिर्फ और सिर्फ आंख ही को देख लीजिए, उसके अंदर क्या क्या मसाइल चीजें चल रही है. आप सिर्फ अपने हाथ को, अपने अंगूठे को मोड़े, इसके अंदर क्या मैथ्स और क्या क्या वो चल रहा है, ये हद है. तो एक ही छोटी सी चीज से, एक सिंपलिस्टिक चीज से इतनी कॉम्प्लेक्स चीज, लॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव. ठीक है, इसको और ज्यादा हम लोग जाकर समझेंगे जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे मैथमेटिकल क्रिटिक के साथ या थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ. वो हम आगे जाकर देखेंगे. हम इसकी मिसाल अगर देखना चाहें कि लॉजिकल क्रिटिसिज्म की, तो मिसाल वही है जो मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी. वो ये है कि लॉजिकल क्रिटिसिज्म की मिसाल ये है कि एक मॉलिक्यूल्स के बॉक्स से आप ये समझ कोशिश करें कि रोमियो एंड जूलियट लिख दिया जाएगा खुद ब खुद. आपके पास एक मॉलिक्यूल्स का बॉक्स है और वो खुद ओवर द टाइम बिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद चेंज हो जाएगा शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट के अंदर. This is the perfect example of something bigger coming out of something lesser. Molecules है, क्योंकि ये जो एवोल्यूशनलिस्ट होते हैं ये रिडक्शनरिस्ट भी होते हैं. रिडक्शनिस्ट का क्या मतलब होता है? जो कि रिड्यूस, हर चीज को रिड्यूस करते हैं टू द कॉमन एंसेस्टर. हमने ये कहा था ना कि एवोल्यूशन थ्योरी जो है वो कॉमन एंसेस्टर के ऊपर जाएगी, तो कॉमन पॉइंट के ऊपर हर चीज को रिड्यूस करें. ठीक है, आप क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरा क्या मटेरियल वजूद है. इस जो मटेरियल है, मेरे जिस्म का जो मादा है, क्या इसकी कोई हैसियत है? इसकी कोई हैसियत नहीं है. हकीकत असल में मादा किस चीज से बना हुआ है? मॉलिक्यूल से और कंपाउंड से. मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स किससे बने हुए? और सिंपलर मटेरियल से. वो किससे बने हुए? न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और इससे फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किससे बने हुए? ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे वजूद की क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरीके से टेबल को भी आप रिड्यूस कर देंगे और एट द एंड ऑफ द डे क्या रहेंगे हम लोग क्या, हमारा वजूद जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स होगा या क्वार्क्स होगा, नथिंग मोर देन दैट. मतलब मैं और ये टेबल और ये मोबाइल फोन और एक मच्छर और एक बिल्ली और एक छिपकली और एक परिंदा और एक बेड, एक चारपाई और रसूल अल्लाह और अबू बकर और ये सारे लोग एक जैसे.
इनके वजूद में कोई फर्क। The great saints and the prophets and the sages and us and the mosquitoes and the tables and the chairs, all of them they are in the end same. हमारी एग्जिस्टेंस की हकीकत सेम है. दिस इज नोन एज रिडक्शनिज्म. रिडक्शनलिस्ट कहलाते हैं ये. तो एवोल्यूशनरिस्ट भी यही रिडक्शनलिस्ट होते हैं. लेकिन दिस इज इलॉजिकल. दिस इज इलॉजिकल क्योंकि ये लॉजिक के ऊपर नहीं आती. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म होती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे, ये सिर्फ मुझसे समझ लीजिए, गौर से सुन लीजिए बातें, ठीक है. अगली क्लास में आप मुझसे पूछ लिया करें क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है तो आप पूछते नहीं. अब मैं आज पढ़ाकर इंशाल्लाह आपको मटेरियल दे दूंगा, आपके इधर किताबें दे दूंगा और आपको पेजेस बता दूंगा. वो आपने खुद पढ़ना है और फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपने एंड ऑफ द सेमेस्टर में मुझे जमा कराना है. 1-2 असाइनमेंट्स में जमा करानी है और कुछ नहीं होगा, ठीक है. पहली असाइनमेंट मैं आपको आज दे दूंगा इंशाल्लाह. समझ आ गई बात? ये आप पढ़ेंगे तो आप सवालात करेंगे. मैं इस किताब से और इन चीजों से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझा दूंगा. बाकी डिटेल्स मैं प्रिज्यूम कर लूंगा कि आपने पढ़ेंगे आप. अगर आप पढ़ के आपको नहीं समझ आया तो आपका काम है मुझसे पूछना, मेरा काम नहीं है आपकी. और अगर आपने नहीं पढ़ा, लिख तो मैं पेपर या कुछ बना सकता हूँ उससे. समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो टाइम निकाल के, आपके पास बहुत टाइम है आगे भी. मैं अभी फौरी बंद थोड़ी कह रहा हूँ कि 1 हफ्ते में मुझे बताइए, जब भी आपको हो. लेकिन ये मैं जो आपको मटेरियल दूंगा आपने ये पढ़ना है. पहले एक बार एक मटेरियल दे चुका हूँ थोड़ा सा, आज मैं और दे दूंगा दोबारा. तीसरा जो अगला क्रिटिसिज्म है वो थियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है. थियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म क्या? थियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म ये है कि थियोलॉजिकली अकीदे मतलब रिलीजियस क्रिटिसिज्म. एक रिलीजियस बंदा जो है वो वर्ल्ड व्यू का क्रिटिसिज्म है. When a religious person or a theological person, he sees the world, he do not sees the world in its material existence only. He do not differentiate between the material existence of the world and the divine agency. वो खुदा से अलग दुनिया को नहीं देखता, या फिर उस दुनिया की हकीकत उसको खुदा की नफी की तरफ नहीं लेके जाती, कभी भी नहीं लेके जाती, क्योंकि वो उसके नजदीक खुदा ही इस हकीकत के पीछे कार फरमा है. ये क्रिटिसिज्म जो है ये मटीरियलिस्टिक क्रिटिसिज्म होता है कि आप इसके ऊपर क्रिटिसाइज करें कि जो मटीरियलिस्टिक सोच है, या सिर्फ मटीरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं है, बट देयर आर अदर लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस एज वेल which can be spiritual and divine. ठीक है. एक बहुत बड़ी बात जो हमें ख्याल रखनी चाहिए वो ये हुई कि वेस्टर्न बहुत से स्कॉलर्स ने, बहुत से थियोलॉजियंस ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के सामने हथियार डाल दिए थे, क्रिश्चियंस ने स्पेशली, और एक अपोलोजेटिक वर्जन ऑफ एवोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था. मतलब उन्होंने एक रिलीजियस एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बात कही कि यार हाँ एवोल्यूशन हुई है, जिस तरह के एवोल्यूशनरिस्ट कहते हैं वैसी एवोल्यूशन हुई है, लेकिन इस एवोल्यूशन को इनिशिएट किसने किया? खुदा ने. तो यहां से वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं या वो चीज समझते हैं कि जब हम ये कहेंगे कि हाँ यार देखो कोई इनिशिएशन तो चाहिए ना, कोई एवोल्यूशनरिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं ये तुक्के से और बाय चांस हो गया. चलो हम कहते हैं यार तुक्का और बाय चांस तो बहुत इलॉजिकल है, इस तुक्के और बाय चांस को खुदा कहते हैं. तो जब आप खुदा कह देंगे, बस खुदा ही इनिशिएट कर रहा है, फिर एवोल्यूशन विल टेक ओवर, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे साइंस भी बच जाएगी और मजहब भी बच जाएगा. जबकि ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, ये उनकी सबसे बड़ी वो थी खुशफहमी, क्योंकि ना इससे मजहब बच रहा है ना इससे साइंस वो हो रही है. क्योंकि जब आप खुदा को इंट्रोड्यूस कराते हैं एवोल्यूशन की थ्योरी के अंदर, तो मजहब की रूह से तो आप खुदा को क्या कर देते हैं? पाबंद कर देते हैं एवोल्यूशन का. खुदा वलयाज़ु बिल्लाह, अगर ये इबारत ठीक है, यू चॉप ऑफ हिज हैंड्स फ्रॉम द क्रिएशन. आप खुदा के हाथ काट देते हैं और आप खुदा से कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन ही के थ्रू जिंदगी चला सकते हैं, और खुदा की कुदरत और खुदा का फेल खत्म कर दिया जाता है. और जब आप खुदा से कुदरत और फेल और ये चीज खरीद लेंगे तो खुदा क्या बचा है? अगर वो अला कुल्ली शैइन कदीर या ऑल पावरफुल और ये नहीं है तो वो खुदा नहीं है. तो यू आर चॉपिंग ऑफ the hands of God if the ibarat is sahih, if you can say it. You are getting my point? Or scientifically, no scientist will ever accept God or any divine entity in his science. Science, modern science is based on the negation of God. उन्होंने वो मानी ही बात तुक्के की इस वजह से कि खुदा को निकाल दिया जाए. तो ना आपसे साइंटिस्ट खुश होता है,
ना वो साइंस रहती है ना वो मजहब रहता है, बल्कि वो बीच में एक चीचू का मलंगा बन जाता है, जिससे ना मजहब सेटिस्फाई हो रहा होता है और ना साइंस सेटिस्फाई हो रहा था। इसी वजह से मुसलमानों के अंदर भी बहुत से अपोलॉजिस्ट पैदा हुए, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कभी भी नहीं हुए मुसलमानों में। और वो उनका असर भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा उनके असरात नहीं हुए, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं हुए। ठीक है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि क्यों नहीं हुए। लेकिन बहरहाल मुसलमानों को इस बात से समझना चाहिए कि वो इस किस्म की अपोलोजेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एवोल्यूशन या इस किस्म की अपोलोजेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन से बचे। इसके अलावा जो तीसरा क्रिटिसिज्म होता है वो है मैथमेटिकल क्रिटिसिज्म। मैथमेटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन ये कहती है कि यू कैन नेवर गेट आउट ऑफ बॉक्स ए मोर इंफॉर्मेशन देन यू पुट इनटू इट। ये हमने पिछले क्लास में भी कही। यू कैन नेवर गेट आउट ऑफ बॉक्स ए मोर इंफॉर्मेशन देन यू पुट इनटू इट। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, या इंफॉर्मेशन। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ऑब्वियसली ये इतने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन एवोल्यूशनरिस्ट की तरफ आपकी सोच नहीं लाने देते। आप किस तरीके से ये बात कह सकते हैं कि एक सिंपलिस्टिक लाइफ, एक नॉन लाइफ से लाइफ पैदा हो गई? एक सिंपलिस्टिक एक वक्त हुआ कि सारे मॉलिक्यूल्स थे, एक लम्हे में इंसान अंधा था और दूसरे ही लम्हे में एक ऐसी गडमड हुई आंखों के अंदर और ऐसी वो पैदा होने लग गई सीक्वेंसेस के इंसान देखने लग गया एक ही लम्हे में। एक ही लम्हे में अभी जिंदगी नहीं थी और पड़क करके जिंदगी बाहर निकल आई। ये हो नहीं सकता। आपको ये बात बताऊं कि एक बंदे ने ये बात कही थी, किसी ने, ये बड़ी मशहूर बात है कि एक सेल को प्रोड्यूस होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी लगती है कि अगर आप दोबारा से एवोल्यूशन की तरफ जाएं, मतलब आप अर्ली फेजेस ऑफ एवोल्यूशन में चले जाएं, ठीक है, जबकि सेल ने पैदा होना है, पहला सेल बनेगा, उस वक्त की जो अर्ली कंडीशंस हैं उसमें रखकर आप सेल की फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी निकालें कि कितना प्रोबेबल था कि इन 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 सूरत हालों के अंदर एक सेल अभी तो हम लोग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बन गया ना सेल। एवोल्यूशनरिस्ट कहते हैं कि यार बन गया सेल तो अब हमारी जिंदगी चल रही है। आप अभी की बात ना करें, आप अपने आप को उसी अर्ली टाइम में ले जाइए जो प्लांक टाइम के बाद का टाइम है, जबकि अभी वो अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स है जिधर अभी सेल ने बनना है, पहले सेल ने बनना है। आप उस वक्त पे जाइए और उस वक्त के ऊपर प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगाइए और ये बात देखिए कि उस वक्त हाउ प्रोबेबल इट वाज, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी इन दैट कंडीशन कि एक सेल पैदा हो जाए। So many of the authors says, many of the scholars have said this, many says, it's very famous, वो ये कहते हैं कि the probability of a cell, formation of a cell at that time is equal to the probability that that a monkey in the cage, he jumps on a typewriter and start producing plays like plays of Shakespeare and Dante and all these great literatures। ये प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदर उछल के एकदम से कंप्यूटर के ऊपर कूद कर बैठे और वो एकदम से क्या टाइप करने लग जाए? शेक्सपियर के जैसे ड्रामे, डांटे के जैसे ड्रामे, हेडेगर की जैसी पोइट्री, गोएथे की जैसी पोइट्री, रूमी, इकबाल, फैज के जैसे पोइट्री लिखना शुरू कर। इसकी प्रोबेबिलिटी है ना कि एक बंदर ये कर सकता है एकदम से, उतनी ही उस वक्त इस बात की प्रोबेबिलिटी थी कि उन सिनेरियो और उन हालात के अंदर एक सेल जन्म लेता। बात समझ आ रही है? लेकिन इन टर्म्स के ऊपर कोई एवोल्यूशनरिस्ट आपको सोचने नहीं देता। इन टर्म्स के ऊपर कोई एवोल्यूशनरिस्ट आपसे बात नहीं करने देता, आपके दिमाग को सोचने नहीं देता, क्योंकि आपको ये बात लोगों को ये सवाल पैदा होंगे यार हर लम्हे के ऊपर आपको मिरेकल चाहिए in order to believe in the theory of evolution। हर लेवल के ऊपर you have to believe in a miracle कि 1 into raised to power कितने टाइम की प्रोबेबिलिटी होती है कि ये भी हो सकता है। और एंड एवरीथिंग गॉट हैपेंड करेक्टली, परफेक्टली, हर चीज होती गई। तुक्का हर बार चलता है, एक बार तुक्का चलता है, दूसरी बार चलता है, हर बार तुक्के नहीं चलते। दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट साइंटिफिक,
लेकिन एवोल्यूशनरिस्ट आपसे हमसे मुतालबा करते हैं कि हम ये बात माने कि हर बार तुक्का चला भी, और ना सिर्फ चला बल्कि परफेक्ट चला, कि हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ और ऑर्गेनाइज्ड चीजें हमारे पास हैं, और वो बार बार हुए जा रही, वो खत्म भी नहीं हो रही। बार बार जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसी मिरेकल से पैदा हो रहा है। वो एक लोथड़े से शुरू होता है और वो पूरा बच्चा बन जाता है, और हर बार ठीक बनता है, कभी 2 नंबरी हुई नहीं, सही हर बार होता है, इल्ला कि कोई गलती हो जाए बाद में जिसकी वजह से उसके अंदर कोई खामियां पैदा हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। इसकी एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, वो हम बाद में करेंगे जब हम लोग वो हम अगले लेक्चर में करेंगे कि इसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। बल्कि अभी कर लेते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक कर लेंगे। इसके एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ये भी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो एक खास किस्म की हाँ भाई क्या हमजला? सर जिस तरह आपने कहा कि हर दफा वो एक ही पैटर्न रिपीट हुआ और बेबी बोर्न हो रहे हैं, तो जिस तरह सर हमें भी कुरान में कहा गया कि इंसान को हमने नुत्फे से बनाया, फिर जिस तरह हम देखते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं, साइंस बताती है कि वो जीन्स वगैरह मिलते हैं, तो ये चीज गड़बड़ नहीं हो रही है एवोल्यूशन के साथ? क्यों, क्या गड़बड़ हो रही है? मीन के साथ जिस तरह वो कहते हैं कि एक सेल से हम स्टार्ट हुई और तुक्के के एवोल्यूशन। ऊपर तो नहीं चला रहे ना, हम तो कहते हैं खुदा बना रहा है, वो तुक्के पे चला रहे। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और सर जो हमने थियोलॉजी की क्रिटिसिज्म पढ़ी है, हाँ उसमें भी तो उन्होंने वो यही कहते हैं कि वो खुदा एवोल्यूशन कर रहा है। हाँ, तो अभी जो हम कंसेप्ट कह रहे हैं कि खुदा बना रहा है हर चीज को, तो ये चीजें फिर गड़बड़ नहीं हो रही? क्या गड़बड़ हो रही है? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, किधर गड़बड़ हो रही है? सर जिस तरह उन्होंने कहा कि जो एवोल्यूशन है वो खुदा की तरफ से की गई, इनिशियल जो भी किया गया उसका, हाँ, और अभी आपने बताया कि हम कहते हैं कि खुदा हर चीज को बना रहा है, तो ये मिक्स नहीं हो रही चीजें नहीं दोनों? सिंपल, नहीं मिक्स इस वजह से नहीं हो रही कि जब जो लोग ये कहते हैं कि खुदा ने एवोल्यूशन इनिशिएट की, बना नहीं रहा, इनिशिएट करके बस बैठ गया, अब खुदा कुछ नहीं कर रहा। उसने इनिशिएट की एवोल्यूशन और अब वो बैठा हुआ है। अब खुदा ना एवोल्यूशन को अंडू कर सकता है, ना एवोल्यूशन के अंदर कोई चेंजेस ला सकता है, ना कुछ कर सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है सर। ही इज अ मेयर इनिशिएटर। जब आपने खुदा को एक मेयर इनिशिएटर से के बाद कर दिया तो आपने खुदा को महदूद कर दिया ना, काट दिया ना, सही है सर। वो खुदा तो नहीं रहा। समझ आ गई बात? हम तो ये बात कहते हैं, और जब आपने ये बात कही कि एक औरत या हम लोग जब एक मानने वाला बच्चे और इसकी पैदाइश में कहता है, तो हम तो यही कहते हैं ना कि हर हर लम्हा इतना नाजुक होता है माँ के पेट के अंदर कि अगर खुदा ना हो तो चांस तो नहीं बचता। आपको ये बात पता है कि जो बच्चा है जब वो अंदर उसमें होता है, फ्यूटस के अंदर होता है, फीटस के अंदर होता है, तो वो किसके अंदर हैंग कर रहा होता है? एक वाटर बैग के अंदर बस। देयर इज अ वाटर बैग इन इट। और आप कभी किसी वाटर बैग के अंदर उतना वजन डालें जितना बच्चा बाहर निकलता है, तो वो बाहर वाटर बैग वो उस तरह नहीं होता। आपको ये बात पता है कि अगर जरा सी शुगर माँ की प्रेगनेंसी के दौरान पॉइंट्स के अंदर जरा सी शुगर ऊपर नीचे हो जाए तो बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। आपको ये बात पता है कि जिधर से वो एम्बेरिकल कॉर्ड से खा रहा होता है, बच्चा यूं अंदर घूम भी रहा होता है माँ के उसके अंदर, फीटस के अंदर, और वही रस्सी कितने चांसेस है कि उसके गर्दन पे उड़क जाए? नहीं उड़क। इतनी सी झिल्ली होती है मेम्ब्रेन, जो उसकी लाइफ लाइन होती है बच्चे की, वो रप्चर हो जाए बच्चा मर जाता है। ये हम, दिस इज डिवाइन असिस्टेंस। गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ दैट चाइल्ड। माँ तो कुछ कर ही नहीं सकती। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ का काम तो 9 महीने के बाद शुरू होता है। वो उस वक्त 9 महीने के बाद भी सही से हिफाजत नहीं कर पा रही होती बच्चे की। पेट के अंदर तो माँ कुछ कर ही नहीं सकती। जरा सा झटका हुआ बच्चा जाया, जरा सा ये हुआ बच्चा जाया। आपको यू विल अंडरस्टैंड दिस when God will give you inshallah this chance, or you will study these things, you will understand कि how difficult is pregnancy, and only God
ओनली गॉड प्रोटेक्ट्स यू, दैट्स व्हाई। और वो उसके साथ साथ मुश्किलात माँ को हो रही होती है, क्योंकि माँ की फिजिकल जिस्म वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है, इसलिए तो माँ का दर्जा है फिर इतना। लेकिन माँ कुछ बेचारी कर नहीं सकती, उसने 2 आम ज्यादा खा लिए, बच्चा मर जा सकता है। 2 आम कम खा लेगी बच्चा, मैं लिटरली यही बात कह, लिटरली इससे भी हो सकता है। जरा सा टेंशन ले ली, बच्चा खत्म हो सकता है। जरा सा ये कर लिया, बच्चा खत्म हो सकता है। जरा सा झटका पड़ गया, बच्चा खत्म हो जाएगा। माँ बाप के तो हाथ में ही नहीं होता बच्चा जब वो पेट के अंदर होता है। उस वक्त से खुदा उसकी निगहदाश्त कर रहा होता है। और बच्चा बड़ा होते ही सबसे पहले गाली किसको देता है? खुदा को। ये हाल है, सबसे पहली गाली खुदा को पड़ती है। जरा सी वो अपने अकल के जोम में आता है तो वो कहता है ये खुदा क्या चीज है यार, ऐसा खुदा होता है, इसकी तो कोई प्रूफ ही नहीं है, इसका तो कोई वो ही नहीं है। पहली चीज को बच्चा ये करता है बड़े होकर, जब उसको थोड़ा सा जोम आता है दिमाग में, अकल में, और वो उसकी बेवकूफी होती है ऑब्वियसली, बिकॉज़ ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ऑल दैट थिंग हैपनिंग बाय चांस और ऑल दैट थिंग हैपनिंग बाय द डिवाइन असिस्टेंस, इसमें जमीन आसमान का फर्क। सही है समझ आ रही है बात? जी सर। हाँ, तो ये फर्क है असल में। बहरहाल इसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ये था कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो एक खास किस्म की प्रोग्रेस की कायल है। एंड दैट प्रोग्रेस, ये पता नहीं पिछली क्लास में एक बच्ची ने ये बात पूछी थी प्रोग्रेस के ऊपर। Theory of evolution do believe in a certain type of progress, and that progress is an expansionist progress, capitalistic Marxist progress. ठीक है, आजकल का कोई सीरियस थिंकर इस किस्म की प्रोग्रेस का कायल नहीं है सवाए पॉलिटिशियंस, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है इसने तबाही मचा दी है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हर चीज तक, इसी प्रोग्रेस का नाम है। ये जो इंडस्ट्रियल मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस है, इसकी तो बहुत तबाही है, और कोई सीरियस थिंकर अब इसका कायल नहीं, कोई भी सीरियस थिंकर सवाए पॉलिटिशियंस के जिनको वोट लेना होता है, और बेवकूफ अवाम जो कि ये समझती है कि तरक्की नाम प्रोग्रेस का है। तरक्की नाम इस चीज का है कि बेहतरीन से बेहतरीन इंडस्ट्री लगे, जो कि हर दिन पता नहीं कितने अंदाज से, कितने उससे जो जहर है वो आलूदा करे फजा को, और सब कुछ करे। बेवकूफ अवाम और पॉलिटिशियन समझते हैं कि प्रोग्रेस, और कोई सीरियस बंदा इस प्रोग्रेस को नहीं समझता। बहरहाल ये प्रोग्रेस तो एनवायरमेंटल भी, और जो एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस है वो बायोलॉजिकल प्रोग्रेस है, कि इंसान प्रोग्रेसिव होता गया, इंसान डेवलप होता गया। और बायोलॉजिकली एवोल्यूशनरिस्ट जो हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ उसके कौन सी जीन कहते हैं वो, कौन सी जीन होती है, सुपर जीन है कि कौन सी जीन है, उसको मानते हैं। कि देखिए रेसिज्म की बात, आपको मैं ये बात बताऊं कि आजकल तो वेस्ट बड़ा रेसिस्ट नहीं रहा कहने को, लेकिन असल में रेसिस्ट ही है। आपको ये बात बताऊं कि 19th और 20th मिड 20th सेंचुरी तक साइकोलॉजिस्ट, साइंस ये कहती थी कि गोरी जो नस्ल है, गोरी जो चमड़ी है, वो ज्यादा डेवलप्ड और प्रोग्रेस्ड वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी है देन द ब्लैक एंड ब्राउन। और गोरा माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर सकता है, ब्लैक और ब्राउन और ये लोग कलर्ड लोग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं कर सकते। इन दी लेट 20th सेंचुरी, इन दी लेट 20th सेंचुरी 1980s 90s के अंदर फिर ये ट्रेंड खत्म होना शुरू हुआ था, और एक बड़ी मशहूर किताब लिखी गई थी नॉट इन आवर जीन्स, बड़ी मशहूर किताब थी कि ये जेनेटिकली नहीं होता कि कोई अच्छा है, कोई ज्यादा अक्लमंद है, कोई कम अक्लमंद है, कोई जेनेटिकली इवॉल्व ज्यादा है और वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और कोई जेनेटिकली डम्ब है, बेवकूफ कौम है। तो ये एवोल्यूशन का जो प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट है कि कोई लोग जो है वो पैदाइशी तौर पे अक्लमंद होते हैं और कुछ लोग पैदाइशी तौर पर बेवकूफ होते हैं, वो बेवकूफी कौम है। मतलब आप ये कहिए, जैसे आप देख लीजिए मजाक में ये बात होती है, हम लोग आज भी रेसिस्ट मजाक है, पठानों का मजाक, सिखों का मजाक, पठान बेवकूफ कौम है, सिख बेवकूफ कौम है, पंजाबी ऐसी कौम है, फला ऐसी कौम है। रेसिज्म, गोरा ऐसा है, काला ऐसा है, ये रेसिस्ट अप्रोच जो है जिसको आप बाद में वो कर देते हैं, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। गो कि अब उन्होंने पॉलिटिकली इसको दबा दिया है, लेकिन ओरिजिनली खत्म नहीं है। व्हाइट सुप्रीमिस्ट आप देख लें किस तरीके से वापस आ गए हैं
अमेरिका और यूरोप के अंदर और कितने ताकत से आए। आप इसी को देख लें, ट्रम्प शरम को। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये एक लाजमन नतीजा निकलता है सोशल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। यहाँ मैं खत्म करूंगा, अगले लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को मटेरियल भेज रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, काइंडली उसको पढ़ लीजिए, खुदा का वास्ता पढ़ लीजिएगा, और कोई सवाल हो तो लाजमन पूछ लीजिएगा। मैं आपको पेजेस भी लिख दूंगा कि कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स पे भी कर दूंगा। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर अभी जो मैं पेज दूंगा आपको, ये लिख लो सीआर, अगर लिखना है अभी लिख लो ताकि मैं बाद में बताऊं ना। वो जो मैंने एक आपको उस्मान बकर का एक्सटेंट ऑफ क्रिटिसिज्म दिया है वो, फिर ये ऑन बायोलॉजिकल ओरिजिन्स, जो मैं अभी किताब भेजूंगा 149 पेज से लेकर 176 पेज तक, ये लिख रहे 149 से 176 पेज तक। ये एक किताब मैं आपको रिचर्ड डॉकिंस की भेजूंगा, ये 3 किताबें। इन 3 किताबों को आपने पढ़ना है और इसकी आपने मुझे एक रिव्यू लिख कर देना है हर बच्चे ने। दिस इज योर असाइनमेंट, या फाइनल एग्जाम तक मुझे लिख कर दे सकते। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? सर क्या देना है? रिव्यू? रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू। ठीक है, ठीक, सही है। मैं आपको 1-2 किताबें और भी भेजूंगा और इन सारी किताबों को पढ़ के आपने इनका रिव्यू लिखना है अलग अलग, और ये आप मुझे फाइनल एग्जाम तक दे सकते हैं। सही है? मैं अभी सही है। मैं किताब दूंगा, अभी मैं ये आपको किताब दूंगा, ये इस्लाम, साइंस, मुस्लिम्स एंड टेक्नोलॉजी, इसका मैं आपको पीडीएफ वर्जन भेज रहा हूँ। ये आप लोगों ने पढ़नी है, इसके चैप्टर्स, और फिर मैं आपको बताऊंगा, उधर लिख दूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है, और चीजें भी मैं। और काइंडली इसको पढ़ लें, काइंडली इसको पढ़ लें। कुछ समझ ना आए तो प्लीज पूछ लें। मैं अब इसके ऊपर दोबारा नहीं आऊंगा इल्ला कि आप लोग मुझसे पूछेंगे, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं सपोज कर लूंगा कि आप लोगों को समझ। ठीक है, सही है। क्लियर। ओके, क्लियर हो गया इसका मतलब, अगर कोई एतराज नहीं कर रहा। ठीक है, हम इस पे यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं आपको पिछला और ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं देख लेता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको भेज दी थी? नहीं सर। चलिए वो भी मैं ढूंढ लेता हूँ और वो भी मैं आपको लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, कोई सवाल? ठीक, कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। चलो ठीक है, ओके। फिर रमजान अपना अच्छा गुजारिए, घर में रहिए प्लीज, बाहर मत निकलिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हालात पर इस्लामाबाद के अच्छे नहीं हैं, स्पेशली I-10 खत्म, लॉक कर दिया इन्होंने। मस्जिदें मत जाइए, नमाजें घर में पढ़िए, घर फजूल में बाहर ना निकलिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक है, ओके ओके, ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। लास्ट